सत्ता में, अब हम बात करने वाले हैं उस वक्फ संशोधन विधेयक की जिस पर संसद के बाहर तो खूब चर्चा हुई है, लेकिन संसद में बहुत छोटी सी चर्चा के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में लंबी चर्चा के लिए भेज दिया गया है। वो वक्फ संशोधन विधेयक जिसमें विपक्ष को खोट और सरकार को इंसाफ की उम्मीद दिखती है, उसे आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जैसे ही लोकसभा में पेश किया, वहां के राजनीतिक तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई और राजनीतिक नॉइज मीटर अपने पीक लेवल तक पहुंच गया। विपक्षी सांसद इस विधेयक के विरोध में हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसी तरह से हंगामे को शांत कराया और इस पर फिर चर्चा शुरू हुई। संसद में हुए हंगामे, नेताओं के भाषण और वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलाव पर हमने सत्ता की एक ज्ञानवर्धक और तथ्यों वाली कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि क्या बदलने वाला है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड कितना बड़ा है। आखिर वक्फ बोर्ड पर नए विधेयक की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? भारत में वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति और जमीन है। भारतीय सेना के पास है जो जमीन वो 18 लाख एकड़ में फैली हुई है। इसके बाद भारतीय रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है और फिर 9.4 लाख एकड़ जमीन देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास है जो उसे दान की गई है। यानी वक्फ बोर्ड के पास जो 9.4 लाख एकड़ जमीन है, उसमें दिल्ली जैसे करीब करीब 3 शहर बस सकते हैं, यानी 3 दिल्ली। भारत में वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार हैं जो सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों में भी नहीं हैं। भारत में हिंदुओं के ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी पर अनेक कानूनों के साथ जिला प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। अब समझिए कि वक्फ से जुड़े विधेयक के मामले में आज क्या हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ से जुड़े विधेयक पेश किए। इसमें मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म करने का प्रस्ताव सामने रखा गया और वक्फ कानून 1995 में बड़े बदलाव का प्रस्ताव भी लिया गया। लोकसभा में पेश विधेयक को क्या नाम दिया गया है, ये भी जान लीजिए। इसे नया नाम दिया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। हिंदी में सरकार इसे उम्मीद का नाम दे रही है। नए विधेयक में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं वो भी समझिए। बिल के जरिए मौजूदा कानूनों में 40 बदलाव किए गए हैं। 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का दावा यह है कि वक्फ बोर्ड में काफी भ्रष्टाचार था। यूपीए सरकार में बनी सच्चर कमेटी ने इसमें बदलाव के सुझाव सामने रखा था। वक्फ बोर्ड पर मनमाने फैसले करने के आरोप लगे थे। इस सब के अलावा वक्फ से जुड़े मामले अलग अलग स्तर पर पेंडिंग भी हैं, जिसमें वक्फ मैनेजमेंट एसेट पोर्टल पर वक्फ की जमीन से जुड़ी 58,000 से ज्यादा शिकायतें हैं। अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास 12,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। 18,000 से ज्यादा केस तो वक्फ ट्राइब्यूनल में पेंडिंग हैं। वक्फ से जुड़े 165 केस तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं। किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कुछ उदाहरण भी दिए और ये बताया कि कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है। इन्हीं तर्कों के साथ उन्होंने ये बिल पेश किया। एक बार सुनिए उन्होंने बिल पेश करने के पीछे और क्या-क्या तर्क दिए। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंतुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। आप सोचिए पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। इस तरह का जो चीज होते हैं इसमें धर्म मत देखिए। हमने आपको सत्ता के 3 दिन पुराने एपिसोड में ये डिटेल में बताया था कि मौजूदा वक्फ कानून क्या है। आज न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल है कि क्या बदलने जा रहा है, यानी पहले क्या था और बदलाव के बाद क्या हो जाएगा। हम आपको 5 बड़े बदलाव आइए बताते हैं। मौजूदा वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के साथ किसी भी जमीन पर दावा कर सकता था। प्रस्तावित कानून में इसे बदलने का प्रस्ताव है। किसी भी जमीन पर ऐसे ही दावा संभव नहीं होगा।
फिलहाल सेक्शन 40 के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील की जा सकती है। प्रस्ताव यह है कि वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील अब संभव होगी। अभी वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसके खिलाफ अपील संभव नहीं है। लेकिन प्रस्ताव यह है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका इस्लामिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो वो खुद ब खुद वक्फ की संपत्ति हो जाती है। नए बिल में संपत्ति जब तक वक्फ को दान नहीं की जाएगी तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। अभी वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री नहीं है। नए बिल में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री भी सुनिश्चित की गई है। सरकार दावा यह कर रही है कि इन बदलावों के जरिए वो वक्फ कानून को बेहतर बना रही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं दिखा, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव किया। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया। This bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see, sir, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? कहाँ से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? सरकार के विधेयक को लेकर अलग अलग विपक्षी दलों के सांसदों में खास एकता दिखी। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने तीनों ने कहा कि सरकार मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ह में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। वैसे लोकसभा में एक मौका ऐसा भी आया जब गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार स्पीकर के अधिकारों की कटौती करने वाली है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष अकेले स्पीकर के हितों की चिंता करने वाला नहीं है। अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ विपक्ष के नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं
और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। हमारी सभी न्यूज़ मित्रों से न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।